नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। ब्रह्मांड और खगोलीय घटनाओं के बारे में जानना जितना रोचक है, इस रहस्यमयी दुनिया को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने वाले महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जीवन उससे भी ज्यादा रोमांचित करने वाला है। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्हें पता लगा कि वो एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं। उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया और एक होनहार युवा रातों रात व्हीलचेयर पर आ गया। लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। अपनी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ब्रह्मांड और खगोलीय विज्ञान के एक क्षेत्र में शोध किया। अपनी शारीरिक रुकावटों को दरकिनार कर उन्होंने जो मकाम हासिल किया वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं पा सका। मशीन के सहारे चलना फिरना और सिंथेसाइजर के जरिए बोलचाल उनकी पहचान बन गया। वो सेलिब्रिटी थे और आधुनिक विज्ञान के पोस्टर बॉय। वो सिर्फ शोध तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने टीवी शो और सीरियल्स में भी लगातार शिरकत की। 2001 में स्टीफन हॉकिंग भारत आए थे। तब वो तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन से भी मिले। इस यात्रा पर हॉकिंग ने अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स सेमिनार में शिरकत की। इस दौरान उन्हें प्रथम सरोजनी दामोदरन फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने मुंबई के ओबरॉय टावर्स होटल में अपना 59वां जन्मदिन मनाया। विशेष में हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग के जीवन की, दिखाएंगे क्या है उनका योगदान, साथ ही बताएंगे क्यों स्टीफन हॉकिंग हैं इतने महान। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। स्टीफन हॉकिंग अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो यादें बनकर हमारे बीच हमेशा रहेंगे। उनका काम और उनका जज्बा हमें हालात से लड़ने और हर हाल में आगे बढ़ने का हौसला देता रहेगा। महान ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और बेहद शानदार इंसान। स्टीफन हॉकिंग का नाम आते ही जहन में एक ऐसी योद्धा की तस्वीर उभरती है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। उन्होंने कभी हालात से समझौता नहीं किया। नियति ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो नियति के लिए खुद सवाल बन गए। ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर आम जन में जितने सवाल थे वो उनका जवाब बन गए। वो जिंदगी से ऐसे लड़े कि कुदरत को भी हैरानी है। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाला ये आम सा आदमी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। अभी आप कोई सड़क में जाके लोग से आप पूछ रहे हैं आपका कौन कौन वैज्ञानिक जानता है, ज़रूर वो बोलेगा आइंस्टाइन, बोलेगा न्यूटन, मे बी बोलेगा स्टीफन हॉकिंग। इस तरह से लार्ज पब्लिक को जानकारी इन तरह से साइंटिस्ट में था। एंड अभी तक जीवित हुआ स्टीफन हॉकिंग की एक ही पर्सन वाज नोन टू लार्जर पब्लिक। इसका कारण ये है दैट इनका वर्क, इनका एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो 40 लैंग्वेजेस में पब्लिश हुआ है एंड सरल रूप में विज्ञान का रहस्य का पर्दा उठाया हुआ। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लंदन में हुई। परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को पढ़ाई लिखाई के परंपरागत तरीके शुरुआत से ही रास नहीं आए। 1959 में उन्होंने नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके बाद 1962 में वो ब्रह्मांड विज्ञान में PhD करने के लिए कैम्ब्रिज पहुंचे। इसी दौरान 1963 में उन्हें पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो महज 2 साल ही जिंदा रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने जिंदगी से लड़ने का फैसला किया। 1965 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नाम से उन्होंने अपना शोध दाखिल किया। जब वो 20-21 वर्ष के हुए तो उनको एक डिजीज़ ने प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। तो उस समय डॉक्टर्स ने 1963 में उनको ये कह दिया था
कि वो अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 साल और जी पाएंगे, लेकिन अपनी विल पावर से और क्योंकि उनकी वो जो बीमारी थी वो बहुत ग्रेजुअली आगे प्रोग्रेस कर रही थी, तो उसके बाद भी वो करीब 50 साल जी गए, जो हमारे लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। 1970 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता पर अपना शोध पत्र लिखा। 1979 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, जहां वो 2009 तक रहे। इस दौरान 1988 में उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित हुई। अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अपने जीवन में डॉक्टरेट की 13 मानद उपाधियां मिली। 1982 में उन्हें कंपेनियन ऑफ ऑनर, 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान दिया गया, 2003 में फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार और 2006 में कॉपले मेडल से सम्मानित किया गया। वो रॉयल सोसाइटी के अलावा अमेरिकी नेशनल अकादमी ऑफ साइंस के भी सदस्य रहे। 2014 में उनके जीवन पर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नाम से एक फिल्म भी बनी। 14 मार्च 2018 को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। और जिस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में वो हमेशा रहे, उसी ब्रह्मांड में एक मीठी सी याद बनकर हमेशा के लिए विलीन हो गए। जैगा मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास के बल पर खुद को विश्व का सबसे अनूठा वैज्ञानिक बनाया। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद जीने की चाह ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने ला दिया, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं अभी और जीना चाहता हूं। ये कथन किसी और के नहीं बल्कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के थे। हॉकिंग के इसी जज्बे के आगे पूरी दुनिया सर झुकाती थी। स्टीफन हॉकिंग का शरीर भले ही उनका साथ नहीं दे पाता था, लेकिन असाधारण प्रतिभा के कारण उनकी तुलना अक्सर आइंस्टाइन से की जाती थी। हॉकिंग जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान शारीरिक अक्षमता के शिकार होने लगे। उन्हें चलने फिरने और बोलने में दिक्कतें होने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कभी न ठीक होने वाली बीमारी स्टीफ मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई है। इस बीमारी में मरीज धीरे धीरे अंगों पर अपना नियंत्रण खो देता है और सामान्य ढंग से बोल या चल भी नहीं सकता। हॉकिंग जब 21 साल के हुए तो उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी की वजह से लकवा मार गया। जब डॉक्टरों को इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब स्टीफन हॉकिंग 2 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगे और जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन हॉकिंग तो हॉकिंग थे, उन्होंने कभी भी अपनी इस बीमारी को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने जीवन को अपने अंदाज में जिया। हॉकिंग ने न केवल आगे की पढ़ाई जारी रखी बल्कि अपनी प्रेमिका जेने वाइल्ड से शादी भी की। डॉक्टर ने उनको बोला दैट आपका स्पीच खत्म हो जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट मूव योर माउथ। आपका जा को मूव नहीं कर सकता है, सो आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आपका बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ उसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आप कम से कम मैक्सिमम आप ज़्यादातर 3 साल रह सकता है। दैट वाज टोल्ड इन 21, सो यू शुड हैव डाइड इन 25। वो जीवित रहा लाइक 78 ईयर्स ओल्ड तक, है ना। सो ये नहीं किया दैट मेरा डेथ सेंटेंसेस हो गया, मुझे एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया। सो ये करके वो रोने नहीं शुरू किया, बट बोला दैट मैं लड़ाएंगे। जब हर किसी ने आशा खो दी तो स्टीफन ने अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर दी। स्टीफन ने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि बीमारी के कारण शायद वे अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के क्षेत्र में लगा दिया। धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती गई और चलने फिरने में असमर्थ हॉकिंग को डॉक्टरों की सलाह पर व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। दिक्कतें यही नहीं रुकीं। कुछ ही दिनों के बाद उनकी आवाज़ भी चली गई और बोलने के लिए उन्हें कंप्यूटर मशीन का सहारा लेना पड़ा। लेकिन बुलंद इरादों वाले हॉकिंग फिर भी नहीं रुके और तमाम रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जिस व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते थे, उसमें वे सारे उपकरण लगे हुए थे जिनके माध्यम से वे विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों के बारे में दुनिया को बता सकते थे।
उनकी व्हीलचेयर के साथ एक खास तरह का कंप्यूटर और स्पीच सिंथेसाइजर लगा हुआ था, जिसके सहारे वो पूरी दुनिया से बात करते थे। हॉकिंग का सिस्टम इंफ्रारेड ब्लिंक स्विच से जुड़ा हुआ था, जो उनके चश्मे में लगाया गया था। इसी के माध्यम से वे बोलते थे। इसके अलावा उनके घर और ऑफिस के गेट रेडियो ट्रांसमिशन से जुड़े हुए थे। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए एक वॉइस सिंथेसाइज़र एक डेवलप किया था। उनकी मदर को भी ये बीमारी थी, तो उसके थ्रू उन्होंने जो है हमारे साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, जिसमें शुरुआत में वो कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो थे वो रिकॉर्ड होते थे, जो बटन दबा के वो बता पाते थे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो भी धीरे धीरे जब हटना शुरू हो गया, तो सिर्फ उनकी जो चीक्स की जो मूवमेंट थी, उसके हिसाब से वर्ड बाय वर्ड उन्होंने लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो ये पूरे का पूरा आप ये मान लीजिए टेक्नोलॉजी और किसी इंसान का जीने की जो एक चाहत होती है, उसका संगम था। स्टीफन हॉकिंग सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि वे एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि दुनिया उन्हें इसलिए भी याद रखेगी कि एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने शारीरिक विकलांगता को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को शारीरिक अक्षमता के कारण कभी भी रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता खोई, उन्होंने प्रतिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया और यहाँ तक कि वह समीकरणों को ज्यामिति के संदर्भ में भी देखने लगे। लीना शर्मा के साथ ऋतु कुमार, राज्यसभा टीवी। स्टीफन हॉकिंग का भौतिक विज्ञान के एक क्षेत्र में काफी अहम योगदान है। वो हमारे दौर के सबसे चर्चित वैज्ञानिकों में से एक थे। कंप्यूटर और कई तरह के उपकरणों के जरिए संवाद करने वाले हॉकिंग की गिनती आधुनिक समय के महानतम वैज्ञानिकों में है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में स्टीफन हॉकिंग का योगदान काफी अहम है। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के अलावा गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम थ्योरी, सूचना सिद्धांत और थर्मोडायनामिक्स पर भी काम किया। इससे भी बढ़कर उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों युवाओं को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हॉकिंग का सबसे उल्लेखनीय काम ब्लैक होल पर है। 1970 के दशक में उन्होंने ब्लैक होल पर काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल का आकार सिर्फ बढ़ सकता है और ये कभी भी घटता नहीं है। ब्लैक होल को छोटे ब्लैक होल में विभाजित नहीं किया जा सकता। दो ब्लैक होल के टकराने पर भी ऐसा नहीं होता। हॉकिंग ने मिनी ब्लैक होल का सिद्धांत भी दिया। ब्लैक होल या बिग बैंग, ये दोनों शब्द हम आजकल बहुत सुनेंगे। साइंस के बारे में बात किया तो कोई भी लोग इसके बारे में बात करेगा। ये ब्लैक होल एक चीज़ है, उसे इवन लाइट बाहर नहीं आ सकता है। इसके बारे में ये नहीं डिस्कवर किया, बाकी लोगों ने डिस्कवर किया, बट वो डिस्कवर करने के समय लगभग 50 ईयर्स के पहले इसके ऊपर इतना चिंता नहीं था। लोग सोचा था ये थोड़ा गलत है, कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है। बट ये उनका PhD में प्रूव किया दैट ये सिर्फ गलत नहीं है, ये हमारा यूनिवर्स का ज़रूरी चीज़ है। हॉकिंग ने पहली बार भौतिक विज्ञान के दो क्षेत्रों क्वांटम थ्योरी और सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी को साथ लाने का काम किया। क्वांटम थ्योरी के जरिए परमाणु जैसी बेहद सूक्ष्म चीजों का विवरण दिया जाता है, जबकि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के जरिए तारों और आकाशगंगाओं का ब्रह्मांडीय पैमाने पर विवरण बताया जाता है। हालांकि स्वभाव से ये दोनों थ्योरी बिल्कुल अलग अलग हैं। सापेक्षता का सिद्धांत मानता है कि अंतरिक्ष चिकना और निरंतर है, जबकि क्वांटम थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज सबसे छोटे पैमाने पर दानेदार और असतत है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी तो पहले से आ चुकी थी। वो उस बात पे काम कर रहे थे कि जो ब्लैक होल्स जो बनते हैं उनका बनने का प्रोसेस क्या होता है और वो टूटते कैसे हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने ये जाना कि ब्लैक होल जो होते हैं वो किसी बड़े तारे की जो डेथ होती है उससे बनते हैं, लेकिन उन्हें बाद में हमें कई ऐसी थ्योरीज दी कि ब्लैक होल जो होते हैं माइक्रो ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं।
और वो ब्लैक होल जब अपनी एनर्जी को छोड़ते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक हम लोगों को एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। क्वांटम थियरी के मुताबिक अंतरिक्ष में कण लगातार उत्पन्न हो रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इनमें एक कण है और एक प्रतिकण, जिनमें से एक में पॉजिटिव ऊर्जा है और दूसरे में नेगेटिव। ऐसे में कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है। ये दोनों कण एक दूसरे को तेजी से खत्म कर देते हैं, इसलिए इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। हॉकिंग ने कहा कि अगर इनका निर्माण ब्लैक होल के पास हो तो वर्चुअल कण वास्तविक हो सकते हैं। उन्होंने संभावना जताई कि दो कणों में से एक ब्लैक होल में चला जाएगा, अकेला रह गया कण अंतरिक्ष में बाहर निकलेगा। अगर ब्लैक होल में नेगेटिव ऊर्जा वाला कण समाया है तो ब्लैक होल की कुल ऊर्जा कम हो जाएगी। दूसरा कण पॉजिटिव ऊर्जा लेकर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसके नतीजे में ब्लैक होल से निकली ऊर्जा अब हॉकिंग रेडिएशन कहलाती है। हम ह्यूमैनिटी सर्वाइव होना है तो, दैट इज ह्यूमैनिटी जीवित रहना है तो देन हम स्पेस में जाना ही पड़ेगा। अंतरिक्ष में जाके हम नया कॉलोनीज शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। मून में कॉलोनी शुरू करना है, बाकी ग्रहों में करना है। चाहिए तो इवन कोई और स्टार के पास जाके उधर कोई ग्रह के ऊपर हम रहना शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। हॉकिंग ने थियरी ऑफ एवरीथिंग के जरिए बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण स्पष्ट रूप से परिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर ब्रह्मांड का निर्माण और इसके अंत से जुड़े सवाल समझ में आ जाएं, तो ईश्वर के दिमाग को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर शुरू कर सकता है और करेगा भी। उन्होंने दावा किया कि ये अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। उन्होंने लाइफ इन द यूनिवर्स नाम के भाषण में भविष्य में इंसानों और एलियन के बीच मुलाकात की बात की। उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी पर जीवन के पैदा होने का समय सही है तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे होने चाहिए जहां पर जीवन होगा। उन्होंने इंसानों को सलाह दी कि अपने अंत से बचने के लिए वो पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर बस जाएं। हॉकिंग ने कहा कि इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए अगले 100 सालों में पृथ्वी को छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपनी बीमारी के कारण सिर्फ एक हाथ की कुछ उंगलियां ही हिला सकते थे, बाकी का पूरा शरीर हिल नहीं पाता था। लेकिन ये अपंगता उनकी पुस्तक लिखने के जज्बे को कम नहीं कर सका। हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों के अलावा बच्चों के लिए भी किताबें लिखी। वैसे तो हॉकिंग अपनी पढ़ाई के दौरान ही भौतिक विज्ञान से जुड़े शोध पत्र लिखने लगे थे। 1965 में पीएचडी के दौरान उन्होंने अपना शोध पत्र प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपीडिएंट यूनिवर्स के नाम से दाखिल किया। 1966 में उन्हें ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम के लिए एडल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉकिंग ने अपनी पहली पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम 1973 में जॉर्ज एलिस के साथ मिलकर लिखा। लेकिन जिस पुस्तक ने स्टीफन हॉकिंग को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया वो थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी समय का संक्षिप्त इतिहास। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये कहां से आया और क्या ये कभी खत्म नहीं होगा या किसी ने बाकायदा इसकी रचना की है। मनुष्य का उद्भव क्या एक संयोगिक घटना है या फिर मनुष्य के लिए ब्रह्मांड की रचना की गई है। ऐसे ही सवालों का उत्तर देने की कोशिश की है हॉकिंग ने अपनी इस पुस्तक में। 1988 में प्रकाशित ये किताब 237 सप्ताह तक संडे टाइम्स का बेस्ट सेलर रही। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। पहली किताब जो उनकी आई थी, जो बहुत ही फेमस है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें हमारा ये मानना है और उनका कहना ये था कि समय की उत्पत्ति जो हुई है या समय या टाइम स्टार्ट जब हुआ है, जब बिग बैंग हुई थी, उसके बाद क्या क्या ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से आज यूनिवर्स यहाँ पर है। तो वो किताब अपने आप में एक बेस्ट सेलर थी। उसके बाद भी उन्होंने और भी बुक्स लिखी, लेकिन वो बुक्स, उनका लिखने का जो टाइम था वो कम होता गया। उन्होंने उसके बाद में एक बुक और लिखी
जिसको हम लोग मानते हैं ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसी का एक एक्सटेंशन था। स्टीफन हॉकिंग ने 1993 में ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स एंड अदर एसेज, 2001 में द यूनिवर्स इन अ नटशेल, 2002 में ऑन द शोल्डर्स ऑफ जेंट्स, 2005 में गॉड क्रिएटेड द इंटीगर्स, द मैथमेटिकल ब्रेकथ्रूज दैट चेंज्ड हिस्ट्री, 2011 में द ड्रीम्स दैट स्टफ इज मेड ऑफ, द मोस्ट एस्टाउंडिंग पेपर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड हाउ इट शुक द साइंटिफिक वर्ल्ड, और 2013 में माय ब्रीफ हिस्ट्री लिखा। इसके अलावा हॉकिंग ने अन्य लेखकों के साथ भी मिलकर अनेक पुस्तकें लिखी। एक चीज़ है, आज फिजिक्स में, साइंस में हमारा ब्रह्मांड के ऊपर क्या हमको पता, वो सरल रूप में वो पुस्तक में। सेकंड, उसमें मैथमेटिक्स बहुत कम है, सिर्फ 2 ही इक्वेशन यूज़ किया है, एक E=mc² एंड दूसरा एक क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर एक छोटा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन के अलावा कुछ इक्वेशन ही नहीं है। सो उसका मतलब दैट आप बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ाई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़ाई नहीं है, इसके मतलब ये नहीं है दैट वो बुक आप पढ़ नहीं सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, उस तरह से वो लिखा है। 1996 में रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर द नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, 1997 में रॉजर पेनरोज, अबनेर शिमोनी और नैन्सी कैटराइट के साथ मिलकर द लार्ज, द स्मॉल एंड द ह्यूमन माइंड, 2002 में कीप थॉर्ने, इगोर निविकोव और टिमोथी फेरिस के साथ मिलकर द फ्यूचर ऑफ स्पेस टाइम लिखा। 2005 में लियोनार्दो लोवनिदोव के साथ मिलकर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा। हॉकिंग ने 2010 में दोबारा लोवनिदोव के साथ मिलकर द ग्राउंड डिजाइन पुस्तक लिखी। स्टीफन हॉकिंग ने न केवल भौतिक विज्ञान से जुड़ी किताबें लिखी, बल्कि बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी। अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर हॉकिंग ने 2007 में जॉर्जस सीक्रेट टू द यूनिवर्स, 2009 में जॉर्जस कॉस्मिक ट्रेजर हंट, 2011 में जॉर्ज एंड द बिग बैंग और 2014 में जॉर्ज एंड द अनब्रेकेबल कोड लिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्टीफन हॉकिंग के निधन पर दुनिया के तमाम लोग दुख जता रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनकी कुछ यादों के साथ। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के निधन पर पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। राज्यसभा में भी इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने हॉकिंग के निधन की जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के रूप में दुनिया ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, renowned British physicist and cosmologist, passed away on the 14th of March 2018 at the age of 76 years. He had a rare early onset of slow progressing form of amyotrophic lateral sclerosis, also known as motor neuron disease, that gradually paralyzed him over the decades. But his indomitable spirit overcome this. विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंग का जाना दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर भी स्टीफन हॉकिंग साहब की जो मृत्यु हुई है उसके कारण बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुख हुआ है। वो एक दुनिया के महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। कैम्ब्रिज के वो उस स्थान पर उन्होंने प्रोफेसर के नाते जिम्मेदारी निभाई जिसको एक ज़माने में न्यूटन जैसे बड़े वैज्ञानिक जो है निभाते थे। दुनिया के कई नेताओं और बड़ी हस्तियों ने स्टीफन के निधन पर गहरा शोक जताया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें लाखों लोगों का प्रेरणा स्रोत बताया है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने कहा है कि प्रोफेसर हॉकिंग की थ्योरी ने असीमित संभावनाओं का ब्रह्मांड खोला है। अब आप सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में सुपरमैन की तरह उड़ान भरिए।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वो इस पीढ़ी के महान वैज्ञानिक थे। चीन ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। 我们对霍金先生不幸去世表示哀悼和惋惜，也向他的家属表示慰问。霍金先生和他做出的贡献，我相信将被永远铭记。 हॉकिंग की आत्मा भले किसी ब्लैक होल में विलीन हो गई है, लेकिन उनका नाम, उनका हौसला और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। राज्यसभा टीवी की तरफ से इस महान वैज्ञानिक को शत शत नमन।